हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 86। मुन्ना से बात करने के बाद पंच ने अपना सामान बैग में रखा और लेकर जैसे ही कमरे से बाहर आया, सारिका उसके पास आई और टिफिन पंच की तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें हमने पराठे और सब्जी रखी है। ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए भूख लगने पर तुम ये खा लेना। साथ में बुकनू और थोड़ा अचार भी रखा है। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं बाहर से कुछ खा लेता, लेकिन आपने इतनी सुबह सुबह इतने प्यार से ये सब बनाया है तो मैं इसे ले जाऊंगा। वंश ने सारिका को साइड हक करके कहा और उसके हाथ से टिफिन लेकर बैग में रख लिया। शिवम और मुरारी सुबह सुबह ही किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। अधिराज जी और अंबिका ने देखा वंश वापस मुंबई जा रहा है तो दोनों उसके पास आए और वंश को एक लिफाफा देकर कहा, ये हमारी तरफ से। थैंक यू नानू, लेकिन अब मैं खुद भी कमाने लगा हूँ तो मैं ये आपसे नहीं लूंगा, बल्कि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के सपने पूरे करने की। बताइए आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? वंश ने कहा। वंश को इतनी समझदारी वाली बातें करते देखकर सारिका जहाँ हैरान थी, वहीं अंबिका और अधिराज जी खुश थे कि मुन्ना की तरह वंश भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सीरियस होने लगा है। तुम खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो, इससे ज्यादा हम दोनों को कुछ नहीं चाहिए। अधिराज जी ने कहा तो वंश आकर उनसे गले लगा और कहा, और आप भी मेरी डार्लिंग नानी माँ के साथ खूब खुश रहना। आई बाबा ने देखा वंश जा रहा है तो वे भी हॉल में चले आए और आई ने कहा, वंश वापस बंबई जा रहे हो बिटवा? हाँ आई, कल सुबह शूटिंग है तो आज जाना पड़ेगा ना। वंश ने आई के पास आकर उनके पैर छूते हुए कहा, अरे खूब खुश रहो बिटवा और खूब मेहनत करो। तुम्हारा काम खूब फले फूले और तुम्हारी बड़ी बड़ी फोटो छपे अखबार में, जैसे हीरो हीरोइन की छपती है। आई ने खुशी से चहकते हुए कहा। वंश ने आई के गालों को खींचते हुए कहा, ऐसा ही होगा आई, और फिर मैं आपको अपने साथ मुंबई लेकर चलूंगा। आई ने सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। वंश बाबा के सामने आया और उनके पैर छूकर कहा, अच्छा बाबा मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। ध्यान से जाना बिटवा, इस बार तो सब इतना व्यस्त थे कि तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाए। बाबा ने कहा। हाँ बाबा, दिवाली पर बनारस आ रहा हूँ ना मैं, मुन्ना की शादी में, तब खूब बातें करूंगा आपसे। अच्छा आपके लिए क्या लाऊं मुंबई से? वंश ने कहा। हम जो मांगे दोगे? बाबा ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। अरे बाबा, आपको मुझसे मांगने की जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ आप जो मांगोगे मैं खुशी खुशी दूंगा। वंश ने बाबा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। बाबा मुस्कुरा दिए, लेकिन वंश नहीं जानता था बाबा उससे क्या मांगने वाले हैं। वह बस सबके सामने उनसे वादा कर चुका था। राधिका और उसका पति आकर वंश से मिले। वंश जाने लगा, उसे मुन्ना से ना मिल पाने का दुख हो रहा था। सबके साथ वह जैसे ही घर से बाहर आया, सामने से आती गौरी उसे दिखाई थी। गौरी वंश के पास आई और कहा, तुम मुंबई वापस जा रहे हो? हाँ, अब तुम्हारी और मुन्ना की सगाई तो हो चुकी, जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। बता मैं अकेला मासूम लड़का, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा? वंश ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। गौरी वंश के थोड़ा सा पास आई और कहा, कहो तो मैं अपने लिए एक देवरानी ढूंढ लूं, लगे हाथ एक ही मंडप में तुम्हारे भी फेरे हो जाएंगे। वंश ने सुना तो अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे इतनी जल्दी हलाल होने का शौक नहीं, आप अपने मुन्ना जी को चूना लगाइए। अनु आंटी देखी ना वंश क्या कह रहा है? गौरी ने चिढ़कर अनु की तरफ आते हुए कहा। अनु आंटी नहीं, सासू माँ, ये तुम्हारी होने वाली सास है गौरी। बेचारा मेरा भाई कहाँ फंस गया, वंश ने अफसोस के साथ कहा। आई ने सुना तो वंश के पास आई और उसका कान पकड़कर कहा, और जे गौरी नहीं तुम्हारी भाभी है, दोबारा इसे नाम से बुलाया तो पेल देंगे। अरे सॉरी आई, माफ करना भाभी जी, गलती हो गई। वंश ने पहले आई से कहा और फिर गौरी से माफी मांगी तो गौरी ने अपनी जीभ निकालकर अंगूठा दिखाते हुए वंश को चिढ़ा दिया और सब हंसने लगे। स्टेशन जाने के लिए वंश ने जो कैब बुक की थी वो आ चुकी थी। वंश ने सबको बाय कहा और वहां से चला गया। वंश के जाने के बाद सभी अंदर चले आए। शिवम को सारी सच्चाई बताने के बाद मुरारी शिवम के साथ सुबह सुबह यादव के बताए पते पर उससे मिलने चला गया।
शिवम और मुरारी एक क्लिनिक पहुंचे जहां कबीर का इलाज चल रहा था। यादव ने उन दोनों को देखा तो कमरे से बाहर आया और मुरारी से कहा, अच्छा हुआ आप आ गए विधायक जी। कबीर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, उसे जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। ये कबीर कौन है? शिवम ने पूछा। भैया, ये केस से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत वही है, उसका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, मुरारी ने कहा। तो फिर यहां क्यों खड़े हो, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, शिवम ने कहा। शिवम की बात सुनकर यादव के चेहरे पर परेशानी के भाव तैरने लगे और उसने कहा, चौहान को पता चल चुका है कि मैं उसके खिलाफ हो गया हूँ। कबीर और मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमियों को बाहर छोड़ रखा है। उसने उर्वशी को भी मार दिया है। मैं बहुत मुश्किल से उसकी बेटी नीलिमा को वहां से निकालकर अपने साथ लाया हूँ। उर्वशी मर चुकी है सुनकर शिवम और मुरारी को एक धक्का सा लगा। जे का बकवास कर रहे हो तुम, उर्वशी को काहे मारेगा? मुरारी ने अपने दोनों हाथों से यादव की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा। मुरारी छोड़ो इसे, जे क्या कर रहे हो? शिवम ने मुरारी को यादव से दूर करते हुए कहा। अरे भैया, हमें तो लगता है जे सब खेल इसी ने रचा है और अब इसमें हमको फंसा रहा है, मुरारी ने गुस्से से यादव को घूरते हुए कहा। यादव ने मुरारी की तरफ देखा और कठोरता से कहा, अगर ऐसा होता ना विधायक जी, तो अभी तक जेल में बैठकर सलाखें गिन रहे होते आप। तुम कहना क्या चाहते हो? शिवम ने गंभीरता से पूछा। चौहान राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उस बड़े चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा भी छुपा है जो आज तक कोई नहीं देख पाया। राजनीति की आड़ में वह ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करता है। इंदौर में बड़े बड़े लोगों और बिजनेसमैन के साथ उसका उठना बैठना है। पुलिस से लेकर राजनेता तक उसके एक इशारे पर नाचते हैं। चौहान बनारस में भी अपना कारोबार फैलाना चाहता था, लेकिन जब वह विधायक जी से मिला तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि राजनीति में ये पहले शख्स थे जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे, पैसे और शोहरत के लिए नहीं। जब चौहान को पता चला कि मुरारी इतनी आसानी से इन सब में नहीं फंसेगा, तो उन्होंने उर्वशी को इस खेल का मोहरा बनाया और उसे बनारस भेजा ताकि वह इन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाए और इन्हें इन सब में फंसा सके। हमें लगा इनसे मिलने के बाद उर्वशी बदल गई, लेकिन उसके बदलने की वजह थी इनका बेटा मुन्ना। इतना कहकर यादव रुक गया तो मुरारी और शिवम हैरानी से उसे देखने लगे। इन सब में मुन्ना का नाम सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ कि वह मुन्ना भी इन सब से जुड़ा हुआ है। यादव ने उन दोनों को देखा और आगे कहने लगा, हाँ ये सच है, उर्वशी आपके बेटे को चाहने लगी थी, ये जानते हुए भी कि मुन्ना उम्र में उससे बहुत छोटा है। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम में उम्र नहीं देखी जाती। जब मैं बनारस चौहान की डील लेकर उर्वशी के पास आया था, तब उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वह आपको और आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप विधायक नहीं थे, लेकिन बनारस में तब भी आपका रुतबा था और सिर्फ इसलिए चौहान इसमें आपको फंसाना चाहता था ताकि खुद बच सके। चौहान के खिलाफ कुछ सबूत थे जो आपके बेटे के पास थे और वही लेने में आपके घर गया था। वहां मुझे जो मिला वो देखकर मैं हैरान रह गया। उस लिफाफे में सिर्फ आपके खिलाफ सबूत थे, बाकी सब सबूत वहां पहले ही गायब हो चुके थे। अनजाने में आप चौहान की जाल में फंस चुके थे और आपको पता भी नहीं चला। मैं नहीं चाहता था आप इन सब का शिकार हो, इसलिए मैंने वो सबूत मिटा दिए। पर तुमने ऐसा काहे किया? अगर सच में हमसे कोनो गलती हुई है तो मुझे सुधार दे, मुरारी ने कहा। यादव मुरारी की तरफ पलटा और कहा, क्योंकि राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है विधायक जी। मैं जानता था आपको इन सब में फंसाया जा रहा है, लेकिन मैंने ऐसा किया। लेकिन चौहान साहब पापों का घड़ा भर चुका है। अब तक उसने कितने ही लोगों की जान ली है, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सच सुनकर मुरारी को एक सदमा सा लगा। अब तक जिन लोगों पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया। मुरारी को हल्का सा चक्कर आया और वह गिरने को हुआ तो शिवम ने उसे संभाला और बिठाते हुए कहा, आराम से मुरारी, तुम ठीक हो ना? यकीन नहीं होता भैया, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, पर हमें खुद पर गुस्सा आ रहा है। चला, हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि चौहान के गंदे इरादों को नहीं जान पाए? और उर्वशी, उसकी इन सब में क्या गलती थी जो उसे बीमार दिया? मुरारी ने अफसोस भरे स्वर में कहा।
हमारी माँ की गलती थी कि वो अकेली औरत थी जिसे हर किसी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नीलिमा की दर्द भरी आवाज उन तीनों के कानों में पड़ी तो तीनों ने नीलिमा की तरफ देखा। नीलिमा की बात सुनकर शिवम समझ गया कि उर्वशी की वही बेटी है जिसका जिक्र कुछ देर पहले यादव ने किया था। शिवम नीलिमा के पास आया और कहा, हम तुम्हारी माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम वादा करते हैं जिन लोगों की वजह से उनकी जान गई है वो सब सलाखों के पीछे होंगे। नीलिमा ने सुना तो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। यादव ने उसे संभाला और अंदर जाने को कहा। शिवम मुरारी की तरफ देखने लगा जिसके चेहरे पर गलाने और अफसोस के भाव थे। वह मुरारी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ज्यादा मत सोचो मुरारी, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती नहीं है भैया, पर हम ये सब होने से रोक सकते थे, हम उर्वशी को बचा सकते थे। कहते कहते मुरारी एकदम से रो पड़ा। जो कुछ हो रहा था उसमें मुरारी खुद को दोषी मान रहा था। अगर वह चौहान से दोस्ती न करता और उसके कहे कहे राजनीति में दोबारा शामिल ना होता तो आज उर्वशी जिंदा होती और सबके बीच होती। मुरारी को रोते देखकर शिवम उसके पास आया और उसे गले लगाकर चुप कराते हुए कहा, मन्ना सही कहता था मुरारी, ये राजनीति वो दलदल है जिसमें इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता। उर्वशी को तो तुम नहीं बचा पाए, पर चौहान की असलियत सबके सामने लाकर अब भी बहुत कुछ बचा सकते हो। मुरारी ने खुद को संभाला और बाजू से अपने आंसू पोंछकर कहा, बहुत खेल लिया वो लोगों की आड़ में, अब उसको सामने आना होगा। यादव, जैसब माँ और कौन कौन शामिल है, हमें उनका नाम चाहिए। यादव ने सुना तो मुस्कुरा उठा और मुरारी को कहा, विक्रम अरोड़ा और डीआईजी सर के बारे में। मुरारी ने मन ही मन फैसला किया और यादव से कहा, तुम वो भैया के साथ कबीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, हम जरा इन लोगों से फेस टू फेस मुलाकात करके आते हैं। मुरारी, लेकिन तुम अकेले? शिवम ने चिंतित स्वर में कहा, भैया विधायक हम सिर्फ बनारस में हैं, बनारस के बाहर आज भी हम गुंडे हैं और गुंडों को ना गुंडों की ही भाषा समझ में आती है। जे सब हमारी वजह से शुरू हुआ अब जे हम ही खत्म करेंगे, चलते हैं, हर हर महादेव। कहकर मुरारी ने अपने हाथ जोड़े और वहां से चला गया। शिवम यादव और नीलिमा के साथ कबीर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डीआईजी सर अपने घर में थे और तैयार होकर जैसे ही हॉल में आए, सोफे पर बैठे मुरारी को देखकर हैरानी से कहा, मुरारी मिश्रा तुम? क्या बात है डीआईजी, हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं और तुमको हमारा नाम भी पता है। मुरारी ने सोफे पर बैठे हुए डीआईजी को देखकर कहा। डीआईजी ने सुना तो झेप गया और कहा, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। बनारस में विधायक रह चुके हैं आप और वहां बहुत नाम भी है। हमारे बारे में बताने वाला कहीं चौहान तो नहीं? मुरारी ने डीआईजी की तरफ देखते हुए कहा। मुरारी के मुंह से चौहान का नाम सुनकर डीआईजी सर घबरा गए, लेकिन अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, उन्हीं से सुना है, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं देखा। मुरारी उठा और कहा, साला इसलिए तुमने और चौहान ने मिलकर हमको इतने बड़े कांड में फंसा दिया। कैसा कांड मुरारी? डीआईजी ने धड़कते दिल के साथ कहा, ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई में हमारा नाम कैसे आया? मुरारी ने डीआईजी के कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता मुरारी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुरारी ने बातों में समय बर्बाद ना करके 2-3 घूंसे डीआईजी को मारे और उसकी गर्दन पकड़कर नीचे टी टेबल पर लगाकर कहा, सुन बे डीआईजी, सच्चे और ईमानदार तो हम हैं, लेकिन हमारे बारे में थोड़ा और जान लेते तो ऐसी गलती ना करते। हमारे प्रेजेंट के साथ साथ हमारी हिस्ट्री भी पता कर लेते तो अच्छा रहता। दुरंगबाजी तुम और चौहान की उम्र में कर रहे हो, वो हम 16-17 साल की उम्र में करके छोड़ चुके हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो चौहान के खिलाफ गवाह बन जाओ या मरो। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ मुरारी। मुरारी के हाथ के नीचे दबे डीआईजी ने बिलबिलाते हुए कहा। मुरारी ने उसकी गर्दन को छोड़ा और साइड होकर कहा, पहले ही मान जाते तो हमको इतने डायलॉग वेस्ट ना करने पड़ते। चलो बको। डीआईजी सर ने जैसे ही कहना चाहा, दरवाजा खुला और किसी के आने की आहट सुनकर
दोनों की नजरें उस तरफ चली गई। दरवाजे से अंदर आई शख्स को देखकर डीआईजी सर के होठों पर मुस्कान तैर गई और मुरारी के माथे पर शिकन के भाव उभर आए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस वक्त कौन आया होगा? कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइए। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें मेरी खातिर। तो ये था मैं तेरी हीर भाग 86। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।